नमस्ते। सत्र 2021-22 में आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से महाविद्यालय परिसर में आपकी नियमित कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई हैं और इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण की यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में इतिहास विभाग में एमए उत्तरार्ध के जो छात्र प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं, उनके 7वें पेपर एपिग्राफी का अध्ययन इस YouTube चैनल पर मेरे साथ किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके इस पेपर की पाठ्यक्रम योजना पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सामान्य परिचय है, पुरालेख शास्त्र क्या है, पुरालेख शास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाता है, इतिहास लेखन के लिए इसका क्या महत्व है। इसी प्रकार अभिलेखों का अध्ययन, उनका सामान्य वर्गीकरण, लिपि, प्राचीन भारत में लेखन कला का उद्भव और इसका विकास, प्राचीन भारत की प्रमुख लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी का अध्ययन भी इसी खंड में होगा। दूसरे भाग में तिथि क्रम निर्धारण की बात है। प्राचीन भारत में जो प्रमुख संवत प्रचलित थे उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अभिलेखों का उल्लेख है, जिनमें अशोक के अभिलेख हैं, हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख है और खारवेल का हाथी गुम्फा लेख है। तृतीय भाग में भी अभिलेखों का जिक्र है। भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त इतिहास के लिए जो महत्वपूर्ण लेख हैं, उनमें से कुछ इस भाग में शुमार हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। उनमें प्रमुख लेख कनिष्क नानाघाट अभिलेख, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक लेख, रुद्रदामन का गिरनार लेख, प्रयाग प्रशस्ति, महरौली का लोह स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और मेहर भोज का ग्वालियर लेख। ये सभी इस खंड में सम्मिलित हैं और इनका अध्ययन हम आने वाले दिनों में करेंगे। अगर आप इस पाठ्यक्रम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ दी गई है, जिससे आप महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब एपिग्राफी का सामान्य परिचय हम प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आपको पिछले सालों में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, जो इस लेक्चर की पृष्ठभूमि बनेगा। आप ध्यान करिए, होमो सेपियंस के रूप में जब मनुष्य उद्विकास का यह चरण प्राप्त कर लेता है और वहाँ से वर्तमान सभ्यता का स्वरूप जो हमें दिखता है, यहाँ तक आने के लिए मनुष्य को एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रहीं जो मील के पत्थर कहे जाते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लिपि का विकास था, जिसने संप्रेषण को अत्यंत प्रभावी बनाया और संप्रेषण का दायरा भी विस्तृत किया। लिपि के विकास की कहानी भी अपने आप में बेहद रोचक है, जो आप आगे आने वाले दिनों में जिसका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में शुरू में मनुष्य ने अपने निवास या अन्य स्थलों पर जहाँ उसका जाना होता था, वहाँ की गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र उकेरने प्रारंभ किए और धीरे धीरे ये चित्र अर्थपूर्ण संप्रेषण का माध्यम बने। ये पिक्टोग्राम्स हैं और लिपि की शुरुआत मानी जा सकते हैं। लिपि तो नहीं है, लेकिन यहाँ से लिपि की कहानी शुरू होती है। इसके बाद ये जो चित्र हैं ये कुछ चिन्हों में परिवर्तित होने लगे। क्यूनिफॉर्म जो हम सुमेर से संबंधित है,
लेकिन संप्रेषण में ये बहुत अधिक सहायक नहीं बने। कारण ये था कि इसमें जो चिन्ह थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। कहा जाता है शुरू में 1000 से ऊपर चिन्ह थे और बाद में इनको कम भी किया गया, लेकिन लगभग 400 तक इनकी संख्या बनी रही। तो इससे आगे संप्रेषण के लिए कुछ और सोचने की आवश्यकता थी। मिस्र का जिक्र यहाँ आता है, जहाँ हिएरोग्लिफ्स हैं। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक लिपि हैं जिनका उद्भव समझने से पूर्व एक और चरण की बात हमें करनी होगी, वो है ओल्ड पर्शियन अल्फ़ाबेट्स की। इसके बाद विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लिपि देखी जा सकती हैं और जो भी माध्यम मिला मनुष्य ने उस पर लिखना शुरू किया। उसमें गुफाएं हो सकती थीं, उनकी दीवारें हो सकती थीं, क्ले टैबलेट्स हो सकते थे, कोई भी ऐसी सतह जो कठोर थी और जो जल्दी नष्ट ना हो। और यही आगे चलकर अभिलेखों की परंपरा को विकसित करते हैं। अभिलेख जो ज़्यादातर आधिकारिक पत्र थे और जो एक अच्छा माध्यम थे किसी शासक द्वारा अपनी प्रजा को या उस समूह को संबोधित करने का, जिससे वह अभिलेख के माध्यम से बात करना चाहता है। तो चलिए अब पुरालेख शास्त्र की बात करते हैं। यदि पुरालेख शास्त्र को परिभाषित करना हो तो संभवतः इस तरह किया जा सकता है कि प्राचीन पुरालेखों अथवा अभिलेखों का व्यवस्थित अध्ययन जो उनके गूढ़वाचन, निर्वचन और वर्गीकरण से संबंधित है। इस अर्थ में पुरालेख शास्त्र पुरातत्व से जुड़ा होने के बावजूद भाषा और साहित्य से गहरा संबंध रखता है। देखिए, पुरालेख शास्त्र में सबसे पहला काम पुरातत्व शास्त्रियों का होता है, क्योंकि जो भी अभिलेख हैं उनकी खोज, उनकी पहचान, उनका संरक्षण, ये सारा जो दायित्व है ये पुरातत्व शास्त्रियों के क्षेत्र में आता है। लेकिन जो अभिलेख में लिखा गया है उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है और उसे पढ़ने के लिए लिपि का ज्ञान होना ज़रूरी है। लिपि के साथ आपने लिपि को डिसाइफर कर लिया, पढ़ा अभिलेख में क्या लिखा गया था, लेकिन जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो भाषा आपके वर्तमान समय की भाषा के अनुरूप हो, यह आवश्यक नहीं है। तो भाषा विज्ञानी ही आपको बता सकते हैं कि किसी काल में किसी शब्द, किसी वाक्य को लिखे जाने का क्या अभिप्राय था। तो इसलिए अभिलेखों का संबंध भाषा और साहित्य से भी है। कुछ अभिलेख अपने आप में साहित्य की रचनाएं भी माने जाते हैं। जैसे हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति में जिस तरह छंदों की रचना की गई है वह किसी साहित्य से कम नहीं है। इसलिए यहाँ हमने लिखा है, एक उदाहरण और है अजमेर से प्राप्त चहमान नरेश विग्रहराज चतुर्थ का। तो बीसल देव के समय जो नाटक लिखे गए थे, ललित विग्रहराज और हरिकेली विजय, उन्हें अभिलेखों पर भी अंकित कराया गया था। और वर्तमान में जो 2.5 दिन का झोपड़ा स्मारक है वहाँ इन अभिलेखों के अंश प्राप्त होते हैं। तो भारत के संपूर्ण आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में ये अभिलेखिक साक्ष्य प्रचुरता से प्राप्त होते हैं और इतनी अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं कि इतिहासकार के लिए इतिहास लेखन करते हुए इन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं होता। डीसी सरकार जो इस क्षेत्र के विद्वान थे, उन्होंने 1960 के दशक में कहा था कि अगर भारत में अभिलेखों की गिनती की जाए तो यह संख्या 90,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 1960 के दशक के बाद काफ़ी समय व्यतीत हुआ और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस संख्या की बात करें तो संभवतः यह 1 लाख से ऊपर होगी।
तो इन सारी बातों के चलते कहा जा सकता है कि पुरालेख शास्त्र अपने आप में ज्ञान की एक अत्यंत विस्तृत शाखा है और इसमें इतिहासकारों के अतिरिक्त पुरातत्व शास्त्रियों, भाषा विज्ञानियों, लिपि शास्त्र के ज्ञाता, इन सभी की विशेषज्ञता आवश्यक होती है। पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, जैसा पूर्व में कहा गया, इज़ एसेंशियली अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। पुरालेख या अभिलेख, जिन्हें अंग्रेज़ी में एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, तो ये प्राचीन समय में उत्कीर्ण आधिकारिक लेख हैं और इन आधिकारिक लेखों के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत लेख भी थे जो व्यापारिक संघों, श्रेणियों द्वारा अंकित कराए गए थे। तो ये लेख हमें अतीत के अध्ययन हेतु सूचना उपलब्ध कराते हैं। किसी अभिलेख के लिए जिस माध्यम एवं स्थान का प्रयोग किया जाता है वह उस अभिलेख के स्थूल वर्गीकरण का आधार बनता है। उदाहरण के लिए, यदि शिलाओं पर किसी लेख को अंकित किया गया है तो अपने माध्यम के अनुरूप वह शिलालेख कहलाएगा। इसी प्रकार स्तंभ पर अंकित लेख स्तंभ लेख हैं, ताम्रपट्टों पर अंकित लेख ताम्र लेख हैं, मृद भांडों पर अंकित लेख हैं, हाथी दांत पर अंकित लेख हैं। इस प्रकार के जो माध्यम हैं उनके आधार पर, इनकी प्राप्ति स्थलों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके जो विषय वस्तु है जिसको लेकर ये लिखे गए हैं, जो भी उद्देश्य था लेखक का, और किस रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया है, इसके आधार पर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रस्तर लेख के लिए अशोक का गिरनार स्थित वृहद शिलालेख है, महरौली स्थित चंद्र का लेख जो धातु लेख का उदाहरण है, प्राचीन यमन से काष्ठ लेख के उदाहरण प्राप्त होते हैं, दक्षिण भारत से भी लेख मिलते हैं जो काष्ठ पर अंकित हैं, कुछ खरोष्ठी लेख हैं जो काष्ठ पर अंकित हैं। पकी हुई ईंटों पर भी अभिलेखों का अंकन कर दिया जाता था, जैसे बेबीलोन से प्राप्त लेख हैं जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से संबंधित हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा अभी, हाथी दांत, मृदभांड आदि पर भी लेख अंकित होते थे। इनके अतिरिक्त मुद्राओं पर भी लेख अंकित किए जाते थे जिन्हें मुद्रा लेख कहा जाता था। और ये मुद्रा लेख हालांकि बहुत छोटे होते थे, क्योंकि किसी मुद्रा पर या मोहर या सिक्के पर स्थान का अभाव हमेशा रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये महत्व में किसी से कम नहीं थे। बल्कि इतिहास के कुछ कालखंड ऐसे हैं जिनके बारे में हमारी जो भी जानकारी है वो इन मुद्राओं से प्राप्त साक्ष्यों पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए हिंद यूनानी राजाओं का इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादातर उनकी मुद्राओं पर निर्भर है। अब ये जो स्लाइड है इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं अभिलेखों के। जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये गिरनार स्थित शिलालेख है। दूसरे चित्र में एक ताम्रपत्र है शारदा लिपि में जो चंबा में रखा गया है। तीसरे लेख में मृदभांड पर अंकित लेख का चित्र है ये, और तमिल ब्राह्मी में लिखा गया है। चौथा चित्र ताम्रपत्रों से संबंधित है और यह लेख बलवर्मन तृतीय का है जो राजकीय संग्रहालय असम में रखा गया है। अब हम लिपि की बात करें तो लिपि ध्वनियों को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है समेकित रूप से लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक विकसित भाषा की अपनी लिपि होती है, किंतु लिपि का प्रयोग उस भाषा तक सीमित नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी भी भाषा से संबंधित नाम को लिखने के लिए उस भाषा से पृथक लिपियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसी प्रकार एक से अधिक भाषाओं के लिए एक
लिपि भी प्रयुक्त हो सकती है, जैसे देवनागरी। देवनागरी का प्रयोग अनेक भाषाओं के लिए किया जाता है, जिनमें संस्कृत, कोंकणी, कश्मीरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली आदि सम्मिलित हैं। इन भाषाओं का यदि आप इतिहास देखेंगे और हिंदी जिसके लिए प्रमुख रूप से देवनागरी का उपयोग किया जाता है, तो लिपि का अध्ययन बेहतर समझ में आएगा। ये कुछ चित्र हैं जो लिपि से संबंधित हैं। पहले चित्र में ब्राह्मी लिपि के एक अभिलेख का भाग है। दूसरा खरोष्ठी लिपि में काष्ठ पर अंकित लेख है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। तीसरे चित्र में सैंधव लिपि के उदाहरण हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें। और चौथा चित्र एक गुप्त मुद्रा का है, जिस पर गुप्त ब्राह्मी में लेख अंकित है। सैंधव घाटी से सैंधव सभ्यता से जिस लिपि की जानकारी हमें मिलती है, अभी तक उस लिपि को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं और उस दिशा में शोध जारी है। इस प्रथम भाग जो परिचय पुरा लेख शास्त्र से हमने किया, उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं जो उपयोगी साबित हो सकती हैं, जो इस पेपर में आगे भी आपके काम आएंगी, उनमें प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन वासुदेव उपाध्याय ने प्राचीन भारतीय अभिलेखों पर 2-3 पुस्तकें लिखी हैं और वे सभी स्तरीय हैं। उनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप, उसे आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार गौरी शंकर ओझा की पुस्तक प्राचीन भारतीय लिपिमाला लिपि के विकास के अध्ययन के लिए बेहतरीन है। तो आज का यह पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पुरालेख शास्त्र के इतिहास लेखन में महत्व पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।